हेलो टू ऑल स्टूडेंट। देखिए, कल हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएससी का साइंस का 10th का पेपर हुआ था, जिसका सॉल्यूशन मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, जिसमें एमसीक्यू हैं, फ्लप्स हैं, वेरी शॉर्ट हैं, लॉन्ग हैं और ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो अभी हम देखेंगे और मात्र 10 मिनट में इसका पूरा सॉल्यूशन कर देंगे और बिल्कुल सही आंसर के साथ। आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि किसका आंसर क्या होगा। न्यूमेरिकल के सभी आंसर्स मैं बताऊंगा, अभी आपके सामने सॉल्यूशन करूंगा इसका। तो देखिए, चलते हैं। 80 नंबर का ये पेपर है, जिसमें सबसे पहला जो पोर्शन है ए, उसमें सभी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं देखने के लिए। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करती है। हम जानते हैं अग्नाशय ग्रंथि जो है उससे निकलता है इंसुलिन हार्मोन, और इंसुलिन हार्मोन जो है वो हमारे ब्लड में शुगर लेवल यानी रक्त की जो शर्करा है उसको नियंत्रित करता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, कौन से जीव में द्विखंडन द्वारा नई जीव की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, केंचुआ इसका आंसर नहीं है, प्लाज्मोडियम भी नहीं है, प्लेनेरिया भी नहीं है। प्लेनेरिया पिछली साल आया था बोर्ड के एग्ज़ाम में। इसका उत्तर जो है वो है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, और इसका जो है वो है प्लाज्मोडियम में मिलता है मल्टीपल फिजन। केंचुआ में है नहीं, तो इसका आंसर जाएगा लेशमानिया। तो द्विखंडन होता है अमीबा, पैरामीशियम और लेशमानिया में, जिसमें लेशमानिया ऑप्शन में है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है। तो देखिए, जब पायरुवेट टूटता है CO2 में और जल में, तो ये चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। हम जानते हैं अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेता है, लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं। आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीवों की प्रमुख भूमिकाएं हम जानते हैं। अपमार्जक या डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव ही होते हैं। पीड़कनाशी की आहार श्रृंखला में बढ़ती हुई मात्रा कहलाती है तो जैव आवर्धन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इसका आंसर है। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन की क्रिया कहलाती है विक्षेपण, यानी 7 रंगों में प्रकाश जब बढ़ता है तो उसे विक्षेपण कहते हैं। डिस्पर्जन इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखें, तारों के टिमटिमाने का कारण है, वेरी इजी क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप में दिया है लेकिन थ्योरेटिकल है। 2 भौतिक राशियों A 3 ओम दे रखा है, B 7 × 10⁻⁻5 ओम × मीटर दे रखा है। तो देखिए, हम जानते हैं A की वैल्यू जो है उसके पीछे लगा हुआ है ओम होता है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, तो 3 ओम रेजिस्टेंस है। और B जो दे रखा है उसके पीछे लगा है ओम × मीटर। ओम × मीटर जो होता है, ओम × मीटर होता है हमारा प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, जिसको रो कहते हैं, और ओम होता है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। के मान चालकों की लंबाई दुगनी करने पर A एवं B के संगत मान क्या होंगे। यानी वो कह रहा है कि जो A है और जो B है, वो अगर हम चालकों की लंबाई को दुगनी कर दें तो इन पे क्या असर पड़ेगा, ये किस तरीके से बदलेंगी। तो देखिए, जब चालक की लंबाई बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध भी डबल हो जाता है। तो जिसमें A का 6 है वो दोनों सही आंसर हैं। तो देखिए, पहला नहीं है और दूसरा लास्ट वाला भी नहीं है, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। हम जानते हैं लंबाई या किसी और चीज़ से प्रतिरोधकता पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जो V है वो चेंज नहीं होगा। तो V 7 × 10⁵ किस में दे रखा है, B ऑप्शन में। तो ये इसमें B ऑप्शन सही है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, सब जानते हैं, एम्पियर। छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो देखिए, बाहर तो होती है उत्तर से दक्षिण, अंदर होती है दक्षिण से उत्तर। फ्लेमिंग के वामस्थ नियम के लिए सही क्या है। तर्जनी क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल सही है। अंगूठा बताता है चालक पर बल, बिल्कुल सही है। मध्यमा बताती है विद्युत धारा की दिशा, यानी कि उपरोक्त सभी। फिर कह रहा है बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है, यानी क्विकलाइम क्या होता है, पहला ऑप्शन सही है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ऊपर जो है समीकरण इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है, संतुलित करना है, वेरी इजी है। रिएक्शन क्या लिखी हुई है, Fe + H2O, Fe3O4 + H2। तो देखिए, LHS की तरफ Fe 1 है, RHS में Fe 3 है। 100% अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इसका सही आंसर है। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रस्तुत करने वाली धातु है।
इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा, हमें पता है आयरन जो है वो स्टीम या भाप के साथ रिएक्शन करता है, ये नहीं होगा। मैग्नीशियम और मैग्नीज करते हैं हॉट वाटर यानी गर्म जल के साथ, तो ये भी नहीं होगा। Ag बोलते हैं चांदी को, सोना चांदी और कॉपर वाटर से बहुत कम रिएक्शन करते हैं, ये नहीं होगा। तो सोडियम करता है ठंडे जल से, पहला आंसर सही है। अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम, यानी इसमें सबसे पहले वो धातु आएगा जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखते हैं तो सबसे पहले होता है हमारा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम बा और दा में दोनों में है, लेकिन मैग्नीशियम के बाद जिंक आएगा और जिंक के बाद आयरन आएगा। इसमें आयरन पहले दे रखा है, जिंक बाद में दे रखा है, तो बी ऑप्शन सही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह का नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता है जो COOH ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। तो देखिए इसमें C और OOH यही वाला सही है, ये होगा नहीं, ये अपना कीटोन है, ये एल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है तो 1 हो जाएगा। अब फिलिप्स पे चलते हैं। फिलिप्स क्या कह रहा है? फिलिप्स कह रहा है पहला, जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, इसमें आएगा जैव प्रक्रम, यानी ये पहले 5वें चैप्टर की हमारी पहली डेफिनेशन है। जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, इसका आंसर होगा लाइफ प्रोसेस। दूसरा, अमीबा उंगली रूपी प्रवर्ध से भोजन के कणों को घेर लेता है तथा संगलित होकर क्या बनाता है? तो इसका आंसर है खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल। खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल दे रखा है बुक में, एज इट इज वहीं से आया है। नेक्स्ट देखिए, लक्षणों की वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, यानी जो इनहेरिटेंस के लॉ हैं वो किसने दिए थे? इसका आंसर है मेंडल। ये वाला देखिए, लैंगिक जनन में संतति में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? सेम यानी समान बनी रहती है। जलीय विलयन में HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का सूत्र बताइए। हमें पता है जब HCl को तोड़ेंगे तो H+ और Cl- बनेंगे। ऋणायन पूछ रहा है तो Cl- इसका सही आंसर है। नेटल में कौन सा अम्ल होता है? नेटल में खाली जगह अम्ल होता है मेथनोइक, इसका आंसर हो जाएगा मेथनोइक। नेक्स्ट अब देखिए अपन वेरी शॉर्ट की तरफ चलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार तथा बमन यानी उल्टी को नियंत्रित करता है? कई बार बता चुके हैं, पिछली बार भी आया, मेडुला, इसका आंसर है मेडुला। ये हमारे पश्चिम मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन में होता है मेडुला। पादपों में कौन सा हार्मोन कोश का विभाजन को प्रेरित करता है? इसका आंसर है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन 3 या 4 हार्मोन ही होते हैं पादपों में जो अपनी बुक में दे रखे हैं, उनमें से साइटोकाइनिन का आंसर है। 2 अलग अलग लक्षणों की वंशानुक्रम में F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप क्या है? 2 अलग अलग लक्षणों की वंशानुक्रम में F2 पीढ़ी का अनुपात क्या होगा? लक्षण प्रारूप तो होगा 9:3:3:1, 9:3:3:1। 2 अलग अलग लक्षणों यानी द्विसंकर संकरण की बात कर रहा है तो उसमें होता है 9:3:3:1। कुछ बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं 3:1, वो एक संकर संकरण के लिए। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। आगे कह रहा है एक लंबे व एक बौने पौधे में संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्रकट होता है? तो बौने और लंबे में कराएंगे तो लंबा लक्षण ही प्रकट होगा, यानी लंबा लक्षण प्रभावी होता है F1 पीढ़ी में, यही दिखाई देगा। वायुमंडल में ओजोन परत क्यों आवश्यक है? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हमने कई बार बताया है कि जो ओजोन परत होती है वो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं जो त्वचा का कैंसर करती है मानव में, उनको प्रोटेक्ट करती है या रोकती है, उनको उनसे हमें बचाती है, इसलिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन, ये तो हो गया। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। वक्रता केंद्र क्या होता है गोलीय दर्पण का? तो गोलीय दर्पण जिस गोले से कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस क्षमता कहते हैं, या इसका दूसरा भी हो सकता है जिसको अपन सूत्र से भी बना सकते हैं परिभाषा को, कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस क्षमता कहते हैं। लेंस क्षमता को P से डिनोट करते हैं, P बराबर होता है 1/f। ये कई बार बताया, इंपॉर्टेंट भी है और आ गया। विद्युत चुम्बक क्या है? तो जब किसी परिनालिका के भीतर नर्म लोहे की रॉड को रख देते हैं उसे विद्युत चुम्बक कहते हैं। विद्युत परिपथों में फ्यूज का क्या कार्य है? तो फ्यूज क्या करता है? अतिरिक्त जो विद्युत धारा जाती है, यानी
उसको रोकेगा, और दूसरा यह है कि जो उस विद्युत धारा के द्वारा जो होने वाली हानि है उससे बचाएगा। इसको सुरक्षा उपाय के रूप में घरों में काम में लेते हैं। अब कह रहा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इस शब्द समीकरण के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। जिंक की जगह पर अपन लिख देंगे Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं H2SO4। अगर इसकी रिएक्शन में क्या बनता है जिंक सल्फेट, तो ZnSO4 हो जाएगा यहाँ, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये हो गया इसका रासायनिक समीकरण। नीचे जो दे रखा है मैंने बताया था कई बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार आती है पेपरों में। COH का उल्टो S जब CO2 से रिएक्शन करता है तो यहाँ बनता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, तो X की जगह पाएगा CaCO3। सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। सबसे ज़्यादा तन्य धातु हम जानते हैं कौन है, सोना है, इसका प्रतीक होता है Au। बुक में दे रखा है कि सबसे अधिक तन्य और आघातवर्णीय धातु है सोना। अब आ जाओ शॉर्ट जो 2 नंबर के हैं। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, मैं जल्दी से बता देता हूँ। भोजन में जो लार होती है उसके अंदर एमाइलेज और लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो भोजन में उपस्थित जीवाणु जो होते हैं उनकी भित्ति को गलाता है, उनको मारता है। और एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो भोजन में उपस्थित जो स्टार्च या शर्करा होती है या कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन करता है। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, बस इतना सही बहुत है इसमें। पादपों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है हम जानते हैं। पादपों में कोई तंत्र का तंत्र नहीं होता, उनमें हार्मोन्स होते हैं जो उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को यानी इनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, उनकी क्रियाओं का नियमन करते हैं। मानव के मादा जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के नाम लिखो। मादा जो होती है उसमें जनन तंत्र में 4 या 5 भागों के नाम लिखाए थे, जिसमें गर्भाशय है, अंडवाहिनी है, अंडाशय है, योनि है। उनमें से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अपन अंडाशय के बारे में लिख सकते हैं कार्य, 2 अंगों के कार्य में अंडाशय में पहला लिख दो कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन बनाते हैं, दूसरा मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करते हैं। अंडवाहिनी के बारे में लिख सकते हैं कि यहाँ निषेचन की क्रिया होती है, और गर्भाशय के बारे में लिख सकते हैं भ्रूण का जो है विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है, क्यों? इसलिए होता है क्योंकि जो उत्पादक होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, जब वो सूर्य से प्रकाश लेकर अपना भोजन बनाते हैं तो वो उस ऊर्जा को दोबारा सूर्य के लिए दे नहीं सकते, और जब वो एक बार भोजन बना लें और उनको कोई मांसाहारी खा जाए तो मांसाहारी से शाकाहारी में दोबारा ऊर्जा जो है वो वापस नहीं की जा सकती। अवतल दर्पण के 2 उपयोग, इसके 4 उपयोग लिखाए थे मैंने, 2 आए हैं, जिसमें अपन लिख सकते हैं कि एक तो इसका उपयोग जो है शेविंग दर्पणों में करते हैं, सौर भट्टियों में करते हैं, दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट जो होते हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं, और सोलर कुकर जो होते हैं उनमें करते हैं। खतरे के जो संकेत हैं लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, हमें पता है कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका प्रकीर्णन कम होता है, लंबी दूरी तय करता है, इसलिए खतरे के निशान लाल रंग से बनाए जाते हैं, दूर से दिख जाता है। अभी उनको प्रतीक बताइए। प्लग कुंजी का वैसे तो प्रतीक ये होता है, लेकिन ये कह रहा खुली कुंजी, तो इसमें बीच में डॉट नहीं लगाएंगे। धारा नियंत्रक में प्रतिरोध बना देना पहले, और उसके ऊपर एरो लगा के ऐसे सिंबल खींच देना है, धारा नियंत्रक हो गया, रियोस्टेट बोलते हैं जिसको। घरेलू परिपथों में सामान्यतः विद्युत साधित्रों यानी उपकरणों को किस क्रम में जोड़ते हैं? पैरेलल यानी समांतर में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि समांतर में जो है हर एक उपकरण में अलग अलग विद्युत धारा जाती है, जिससे वो खराब नहीं होते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो सब में सेम धारा जाएगी, और सबकी शक्ति अलग अलग होती है। सबके लिए अगर सेम धारा चली गई तो कुछ उपकरण तो चलेंगे ही नहीं, और कुछ ज़्यादा विद्युत धारा की वजह से खराब हो जाएंगे। निष्कर्षण प्रक्रम में जिंक सल्फाइड को ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित किया जाता है? कारण लिखिए। देखो, जिंक सल्फाइड का मतलब ZnS, इससे अपन ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड बनाने के लिए इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे, और इस ZnO यानी जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा। इसलिए बदलते हैं क्योंकि जिंक ऑक्साइड में बदलने के बाद सीधा इसका रिडक्शन करा दो, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दो, ये H2O प्लस Zn बना देगा, तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा आसानी से। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्र बनाइए। नाइट्रोजन N2 होता है मॉलिक्यूल, तो 2 N ले लेंगे हम सामने। हमें पता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,5। इसके दूसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 करने के लिए, स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके लास्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से दिखाएंगे। पाँच इसके पास हैं, 5 इसके पास हैं। ये वाली नाइट्रोजन इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, सेम ये वाली भी इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी।
अब प्रत्येक नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई। कुछ प्रकार के पादपों को उगाने के लिए काय प्रवर्धन का अभ्यास क्यों किया जाता है? देखिए उदाहरण भी पूछ रहा है। उदाहरण में तो केला हो गया, गुलाब हो गया, अंगूर हो गया, तो इनमें क्या क्यों किया जाता है? क्योंकि इनमें बीज होते नहीं हैं और इसमें क्या होता है कि जो लक्षण हैं वो एज इट इज सेम होते हैं काय प्रवर्धन में, यानी जो पेरेंट होते हैं सेम ऑफ स्प्रिंग, यानी जो उनकी जो संतति होती है वो सेम लक्षणों वाली होती है। बीज रहित पादप होते हैं, कम समय में उगाया जा सकता है, रोग मुक्त पादप भी बनाए जा सकते हैं इससे, तो इसलिए अभ्यास किया जाता है। गन्ना, गुलाब, केला, अंगूर, इसमें कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम्पल। अगर कोई जीव बीजाणु द्वारा प्रजनन करता है तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उदाहरण द्वारा समझाइए। उदाहरण तो ये राइजोपस है, राइजोपस में बीजाणु बनते हैं। अब इसके लाभ तो ये हैं कि बीजाणु जो है बहुत बड़ी संख्या में बनते हैं, और दूसरा उनके ऊपर जो है कठोर भित्ति होती है, जिसकी वजह से जो विपरीत परिस्थिति होती है उनमें वो नष्ट नहीं होते, सुरक्षित रहते हैं। तीसरा यह है कि आसानी से जब उन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ जैसे वायु और जल मिलते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं, हल्के होते हैं, दूर तक हवा में उड़ के जा सकते हैं, तो कई क्षेत्रों में उनका विकास हो सकता है, आराम से पहुंच जाते हैं। ये बहुत सारे लाभ हैं इसके। इस वाले न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, इसका आंसर क्या आता है। ये कह रहा है 800 वॉट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 4 घंटे प्रतिदिन चल रहा है, 2 रुपये प्रति यूनिट kWh की दर से सितंबर माह का ऊर्जा मूल्य ज्ञात करो। देखिए बहुत सिंपल है इसका सॉल्यूशन, मैं अभी करके बता देता हूँ। 800 वॉट, हम जानते हैं वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की, तो P = दे रखा है 800 वॉट। अभी कह रहा है कि कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज है 4 घंटे चल रहा है प्रतिदिन, यानी एक दिन में 4 घंटे चल रहा है, तो सितंबर माह में कितने दिन चलेगा, कितना टाइम हो जाएगा? सितंबर माह में यूनिट निकालनी है। सितंबर माह का मतलब होता है सितंबर में होते हैं 30 दिन, तो 30 दिन हो गए, एक दिन में चल रहा है 4 घंटे, यानी 120 घंटे तो ये चल रहा है, 120 घंटे यानी 120 आवर आ रहा है। अब वो कह रहा है कि 2 रुपये यूनिट, एक यूनिट जो है उसको 2 रुपये मान लिया उसका मूल्य। अब उसके हिसाब से कितना जो है मूल्य यानी बिल जो है हमें देना होगा। तो सबसे पहले ऊर्जा निकालिए, कितना काम कर लेगा, कितना ऊर्जा खर्च कर लेगा ये। तो E बराबर होता है P/T। E यानी ऊर्जा, P मतलब पावर, वो जो दे रखी है 800, टाइम दे रखा है 120 आवर। ध्यान रखना यहाँ पे जो टाइम है उसका आवर में रखना है। और देखो ये जो वॉट है इसको किलोवाट में बदलने के लिए यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दो, किलोवाट में लेंगे, अगर आवर में टाइम है तो 0 से 0 काट देंगे, इजी हो गया बहुत। 12×8 = 96 kWh, इतनी ऊर्जा जो है उसको खर्च कर देगा रेफ्रिजरेटर। आप सुने, ये तो आई ऊर्जा। अब हमें यूनिट निकालनी है। हम जानते हैं एक यूनिट की वैल्यू उसने दे रखी है, देखो kWh का ही दूसरा नाम होता है यूनिट। एक यूनिट 2 रुपये की है, तो 96 कितने की हो जाएंगी, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 192 रुपये। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अगर ये नहीं किया किसी ने तो ये सामने जो न्यूमेरिकल आया इसको कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि दिए गए विद्युत परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करो। अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? तो सबसे पहले तो इसका कुल रेजिस्टेंस या प्रतिरोध निकाल लेते हैं अपन। तो देखिए अमीटर जो है विद्युत धारा को बताता है। 8 वोल्ट की बैटरी लग रही है, बैटरी यानी V है, R मिल जाए तो I निकाल सकते हैं ओम के नियम से, क्योंकि हम जानते हैं V = होता है IR। और पाठ्यांक यानी अमीटर विद्युत धारा को देखेगा तो हमें I की ज़रूरत पड़ेगी, I = होता है B/R। V कितना दे रखा है हमें? 8 दे रखा है। बस हमें ये पता करना है कि R क्या होगा। R पता करने के लिए देखो ये तीनों लगे हुए हैं समांतर क्रम में, समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो इसके लिए फार्मूला लगा देते हैं। सबकी वैल्यू 3 है तो समांतर क्रम के फार्मूला होता है 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इसके लिए अगर 1/3 1/3 1/3 ये कर देंगे अपन 1/RP। LCM आ जाएगा इसका 3, 1 + 1 + 1, तो 3/3, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो देखो इन तीनों से मिलके 1 ओम बनेगा। अब ये
और ये 1 ओम का और ये 2 ओम का, ये तीनों श्रेणी क्रम में होगा सीरीज में, तो तीनों को जोड़ दो, 1 और 1 2 और 2 4, इसका फाइनल आंसर होगा 4 ओम। तो 4 ओम यहाँ पे रख देंगे आर की जगह पे, और ये कट के आ जाएगा 4 दूना 8, यानी 2 एम्पियर का पाठ्यांक आएगा इसमें। ये आंसर है इसका फाइनल। नीचे चलो, नीचे क्या कह रहा है कि उपरोक्त अभिक्रिया में एक्स का रासायनिक सूत्र और नाम लिखिए। Pb प्लस CuCl2 और x पूछ रहा है, Cu बन रहा है। सबको पता है विस्थापन अभिक्रिया है। Pb ने Cu को हटा दिया तो क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा PbCl2, PbCl2 बन जाएगा। इसको बोलते हैं लेड क्लोराइड। नीचे आइए, अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, हाँ ये वाला हो गया। इसके बाद देखिए, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया क्यों कहते हैं। सबको पता है संयोजन अभिक्रिया में 2 पदार्थ जुड़ के एकल पदार्थ बनाते हैं, और वियोजन में एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा बनाता है, इसलिए इसको विपरीत अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऊपर दे रखा है ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण दे रखा है इसने। यहाँ पे CO2 और वाटर, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल मिलेंगे तो एक्स की जगह ग्लूकोज बनेगा, सब जानते हैं, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। फाइनल आंसर। जल के वैद्युत अपघटन के दौरान कार्बन इलेक्ट्रोड बाई पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। सबको पता है हाइड्रोजन गैस पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो पॉजिटिव चार्ज गैस निकलेगी, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वाई नेगेटिव चार्ज वाई को दे दें, तो नेगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कैथोड बोलते हैं, तो कैथोड पे निकलेगी, तो इसका नाम कैथोड है। कार्बन परमाणु में कौन सा परिवर्तन होने पर C4- ऋणायन बनेगा। C4- या ऋणायन जो होता है वो कब बनेगा, जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा या कहीं से लेगा, एक्सेप्ट करेगा, तब उस पर -4 जो है चार्ज आएगा। तो -4 लाने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो हम कह देंगे कि कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तब उस पर आएगा -4। यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। पहला क्या हो जाएगा, देखिए 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए IUPAC में बोलते हैं प्रोप। ये जो फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह लगा हुआ है क्लोरीन, ये होता है हमारा पूर्व लग्न, यानी नाम से पहले लगेगा, प्रीफिक्स बोलते हैं इसको, तो इसका नाम होगा क्लोरोप्रोपेन। दूसरा वाला क्या है, देखिए इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, बीच वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, तो हमने बता रखा है कि जब कार्बन के डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन हो और दोनों तरफ सेम ग्रुप हो तो उसको कीटोन बोलते हैं। तो इसमें 3 कार्बन है, मैथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनॉन हो जाएगा इसका नाम। अगर ये क्वेश्चन नहीं किया है तो नीचे क्या दे रखा है, क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। एथेनॉइक अम्ल लेना है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ उसकी अभिक्रिया करवा देनी है। तो पहला आंसर देखिए आपको क्या लेना है, एथेनॉइक अम्ल लेना है। एथेनॉइक अम्ल का सूत्र बताइए, CH3COOH हो जाएगा, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करानी है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फार्मूला होगा NaSCO3। इससे रिएक्शन अगर करवा देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से CH3COO और Na ये आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा CH3COONA। ये बन गया। अब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लेंगे, तो एक ऑक्सीजन और ये वाली हाइड्रोजन और ये वाली हाइड्रोजन मिलके बना देंगी H2O वाटर। अब देखो यहाँ से एक ऑक्सीजन अभी ली थी हमने, तो कार्बन बचा और 2 ऑक्सीजन बची, तो CO2 बन जाएगा। तो इसका जो नाम होता है ये होता है सोडियम एथॉक्साइड, वाटर और CO2, ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे। ये पहला हो गया। फिर कह रहा है दूसरे में, एथेनॉल को अम्लीकृत K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है। एथेनॉल का पहले फार्मूला बताइए। ये होता है C2H5OH, एल्कोहल भी कहते हैं इसको। इसको ऑक्सीडाइज करना है, किसकी प्रेजेंस में करना है, K2Cr2O7। तो ये रिएक्शन 4 चैप्टर में दे रखी है। सीधी सीधी रिएक्शन है कि एल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज कर दें यानी ऑक्सीकरण करवा दें तो एथेनॉइक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है CH3COOH। ये बन जाएगा सही आंसर इसका ये। अब कह रहा तीसरे में, एथेनॉइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवा दें। एथेनॉइक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH, अभी बताया है। तो CH3COOH इसका फार्मूला है, और इसको NaOH से रिएक्शन करवा रहा है। चौथे चैप्टर की रिएक्शन है ये भी। तो देखिए CH3COO, इसके साथ Na निकल जाएगा, अभी ऊपर बताया CH3COONA, एक तो ये बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। बस ये हो गया। एक सॉल्ट है, लवण है और हाइड्रोजन गैस है।
यहाँ पे वाटर आएगा, सॉरी एक ऑक्सीजन और बच रही है, तो OH ले लेंगे यहाँ से, CH3COO Na और H और OH मिलके ये बना देंगे। देखो इसका सिंपल सा कंसेप्ट और है, एथेनोइक अम्लिक एसिड है, NaOH एक बेस है, यानी अम्ल है और क्षार है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो एक लवण यानी सॉल्ट बनेगा, साथ में जल बनेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। आगे आ जाओ। आगे अब ऐसे टाइप क्वेश्चन बचे हैं लास्ट में, बिल्कुल सिंपल है। मानव के पाचन तंत्र का नामक चित्र बनाइए, बना दिया होगा आप सभी ने। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत के कार्य को समझाइए। सबको पता है छोटी आंत में उंगली समान प्रवर्त होते हैं, जिन्हें रसांकुर या विलाई कहते हैं। वो क्या करते हैं, अवशोषण का जो सतही क्षेत्रफल यानी एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया उसको बढ़ा देते हैं, जिससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा भोजन एब्जॉर्ब हो जाता है। और यहीं पे छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन और अवशोषण होता है भोजन का। छोटी आंत में, आंत की भित्ति में क्या है, बहुत सारी जो रक्त वाहिकाएं ब्लड वेसल्स होती हैं, और उनसे क्या है भोजन का अवशोषण होता है, रक्त में सीधा चला जाता है पचने के बाद। ये नहीं आता, इसको कर दो। मानव में श्वसन तंत्र का नामक चित्र बना दो। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस के कार्य को समझाइए। तो फेफड़े किस प्रकार से जो है गैसों का विनिमय करवाते हैं, तो हम जानते हैं कि फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी गुब्बारे समान संरचनाएं होती हैं। उनके भीतर क्या है, उन्हें क्या है, कूपिका कहते हैं, एल्वेलाई। उनकी भित्ति जो है बहुत पतली होती है, वहाँ से विसरण या डिफ्यूजन के थ्रू जो ऑक्सीजन और CO2 है उनका ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाता है। ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें, जो ब्लड में ऑक्सीजन चली जाती है और CO2 वहाँ से फेफड़ों में आ जाती है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आइए इस पर, लेंस के आवर्धन को परिभाषित कीजिए। तो मैंने कई बार बताया, मैग्नीफिकेशन या लेंस का आवर्धन जो है वो क्या होता है कि जो हमारी जो प्रतिबिंब होता है यानी इमेज जो होती है और जो ऑब्जेक्ट होता है उनके अनुपात को, यानी प्रतिबिंब और बिंब की जो अनुपात है उसी को क्या बोलते हैं, लेंस का आवर्धन कहते हैं। दूसरा दे रखा है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम लिखिए। तो पहला नियम तो है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होंगे, और कोण I जो है वो कोण R के बराबर होगा। एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण दर्शाने वाला किरण आरेख बताइए जब वस्तु अनंत पे हो। सबसे पहले उत्तल दर्पण बनाते हैं। देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। उत्तल दर्पण इस तरीके का होता है, इसकी इस वाली साइड पे तो पॉलिश होती है, बाहर वाली जो है वो परावर्तित होती है। पीछे होता है इसका मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C मान लो, और यहाँ पे फोकस F मान लो, यहाँ पे पोल P मान लो, ध्रुव। अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी है तो यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे समांतर आएंगी, समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देगा। हम जानते हैं उत्तल दर्पण है। अब अभिसारी दर्पण भी कहते हैं इसको, सॉरी अपसारी दर्पण कहते हैं, फैलाने वाला। जब ये वाली प्रकाश की किरण इधर जा रही है तो हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, क्योंकि जानते हैं, नियम पढ़े हैं कि समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस पे मिलती हैं। आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, क्योंकि डॉट से दिखाया है इसको। ये इसका किरण आरेख हो गया। अगर किसी ने ये नहीं किए तो अथवा लगा के दूसरे दे रखें। लेंस सूत्र क्या होता है, सब जानते हैं, 1/f = 1/v - 1/u। अगर यहाँ प्लस लगा दें तो दर्पण का बन जाएगा। स्नेल का नियम लिखिए। तो sin I / sin R = होता है कांस्टेंट, ये यानी अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसी को स्नेल का नियम कहते हैं। एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब दर्शाने का किरण आरेख बनाइए जबकि बिंब यानी वस्तु अनंत पर स्थित है। उत्तल लेंस बना लेते हैं। उत्तल लेंस बनाने के बाद वस्तु को कहाँ रख देंगे, अनंत पे। देखिए उत्तल लेंस ये होता है, इसके बीच में ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र वो होता है। यहाँ पर होता है 2f1, ये हो जाएगा f1, यहाँ हो जाएगा f2 और यहाँ 2f2। हम जानते हैं लेंस के 2 वक्रता के अंदर 2 फोकस होते हैं। अनंत इधर होता है दूर। अनंत से जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं वो आती हैं समांतर। समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को ये फोकस पे लाके छोड़ देता है, मिला देता है। यही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ये इसका होगा किरण आरेख। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म है। अब तो क्या बचा है, एक और बचा है, लास्ट वाला 4 नंबर क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ अब हमें आंसर देना है पहले का। जल मिलाने के प्रभाव को बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, सबसे पहले इसका फार्मूला लिख दो। ये होता है सर CaSO4.2H2O। अगर मैं इसमें वाटर मिला दूंगा 1/2H2O मिला दूंगा तो क्या होगा, ये जिप्सम में बदल जाएगा CaSO4.2H2O। तो हम जानते हैं कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर यानी जल मिला दें तो वो कठोर जिप्सम में बदल जाता है। पहली रिएक्शन हो गई। अब कह रहा है जल की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो पहले में तो ये लिख सकते हैं कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाते हैं तो कठोर जिप्सम में बदल जाता है, इसलिए इसको वायुरोधी बर्तनों में या ऐसे बर्तनों में रखते हैं जहाँ पे नमी या जल ना पहुँचे।
और दूसरे में इस वाले समीकरण को लिख देंगे जो अभी मैंने बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फार्मूला ये है, उसमें जल मिलाएंगे तो जिप्सम बदल जाएगा। अगर किसी ने ये नहीं किया तो नीचे वाला भी कर सकता है। नीचे वाला थोड़ा टफ है, पहले वाला ईजी है। जलीय कॉपर सल्फेट और धोने के सोडा कि क्रिस्टलीय अणुओं में उपस्थित क्रिस्टलन जल के आधार पर विभेद कीजिए। सब जानते हैं कॉपर सल्फेट में जब जल मिलता है क्रिस्टलन जल का तो CuSO4.5H2O इसका फार्मूला होता है। इसको ब्लू विट्रियोल नीला धोता भी कहते हैं। और धोने का सोडा का फार्मूला जो होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। तो इसमें 10 जल के अणु होते हैं, इसमें 5 होते हैं। पहला विभेद तो यही हो गया, जल के आधार पर विभेद हो गया। अब कह रहा है कि क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट को गर्म करने से उसके निम्नलिखित गुणों पर पड़ने वाले प्रभाव को बताइए। अगर इसको गर्म कर दें तो क्या होगा, क्रिस्टल का जो जल है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा तो बचेगा CuSO4। फिर कह रहा क्रिस्टल का रंग, क्रिस्टल का जो रंग है पहले तो वो नीला रहेगा पानी की वजह से, अब फिर सफ़ेद पाउडर में बदल जाएगा जब इसको निकाल देंगे, जल को गर्म कर देंगे तो इसको। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। और अगर आपको कोई न्यूमेरिकल्स में या किसी भी MCQ वगैरह में कोई दिक्कत रही हो तो आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। 80 नंबर का पेपर था मेरे हिसाब से। पेपर में जहाँ तक मुझे लगता है 60 नंबर का पेपर बहुत इजी है। 20 नंबर का जो पेपर है वो थोड़ा टफ है। क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, कंसेप्ट हैं, सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पेपर था। और तो देखो ये तो मीडियम पेपर है, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो सभी ने किया होगा। लेकिन 20 नंबर के क्वेश्चन थोड़े चैलेंजिंग हैं, आपको लगा होगा देखकर। न्यूमेरिकल्स हालांकि इतने टफ नहीं है, फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। चैप्टर नंबर 4 से जो IUPAC आई है उसमें से बहुत इजी नाम है लिखने के लिए। कार्बन वाला जो है वो भी क्वेश्चन इजी है, और कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आप कमेंट में बताना आपके कितने नंबर बन रहे हैं। वैसे मेरे स्टूडेंट के 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 100 नंबर बता रहे हैं, कुछ के 99 के अप्रॉक्स हैं, कुछ के 98 यानी 95 से एबव 10 या 15 बच्चे हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 80+ हैं। ये इस पेपर का पूरा जो है सॉल्यूशन था। और तो मुझे इसमें कहीं कुछ ऐसा लगा नहीं। और आप देख लेना ये वाला न्यूमेरिकल जो है इसको दोबारा चेक कर लेना, इसका आंसर कितना आ रहा है आप कमेंट में बता देना। वैसे उसी तरीके से होगा जैसे मैंने अभी सॉल्यूशन बताया है। इसका जो है देख लेते हैं एक बार और सॉल्यूशन क्या किया था मैंने अभी। देखा तो नहीं मैंने आंसर, लेकिन इतना ही आना चाहिए। 192 तो इसका 96 आ रहा था। वैसे 96 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 96 × 2 ये हो जाएगा यही है इसका सही आंसर 192। यहाँ रुपये लगा देंगे पीछे। तो ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया अपना। आई होप आपका सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। मैंने जितना भी पढ़ाया था पूरा पेपर उसी में से है। पिछली बार भी 100 आउट ऑफ 100 आए थे। इस वर्ष भी मैं आशा करता हूँ कि कम से कम 2 या 3 बच्चे इतना ही स्कोर करेंगे। और 90+ वाले तो बहुत होते हैं। 90+ वाले सभी बच्चे अच्छे हैं, सबकी मेहनत अच्छी होती है। तो आप इसका सॉल्यूशन देख लें। ये वाली जो की मैंने डाली है ये बिल्कुल 101% सही आंसर, सही फ्लप्स हैं, सही MCQ हैं। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी आंसर में। ये बिल्कुल सही है। मैंने 1-2 वीडियो देखे थे थोड़ी देर पहले यूट्यूब पे, उसके 2 या 3 आंसर MCQ और फ्लप्स में गलत हैं, लेकिन मैंने जो ये की डाली है ये बिल्कुल सही है। कल मुझे टाइम मिल नहीं पाया था, इसलिए पेपर भी अवेलेबल नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने आज आपके लिए पेपर आते ही सॉल्यूशन डाल दिया है। थैंक यू।